हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि नए वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना देर किए आज का नया वीडियो शुरू करते हैं। टुडैन आगे बढ़ा, बैड बडेट यू। सच में पिछली लाइफ में इतने बेवकूफ लोग नहीं थे। कहीं मेयर वार्निंग्स की वजह से ज्यादा लोग जिंदा तो नहीं रह गए? क्या सच में ऐसा हो गया? उसने 3 लाशें छोड़ दी, माथे पर गोली के निशान थे और धुआं अभी भी उठ रहा था। फिर वो स्नेक बायोलॉजी लैब की तरफ चल दिया। दरवाजे के सामने खड़े होकर टुडैन ने लॉक तोड़ दिया और बोला, लगता है यहाँ कोई आया ही नहीं है काफी टाइम से। अंदर कदम रखते ही नाक में एक तेज बदबू घुस गई। उसने देखा कई सांप मारे पड़े थे और हवा में सच में बहुत गंदी स्मेल थी। अचानक टुडैन की नजर एक ग्लास केज पर ठहर गई। वो मुस्कुराया, मिल गई तू। अगर एक सांप था जिसके सर पर 4 सींग था। वो दूसरे सांप का सर खा रहा था। उसकी तेज नजर टुडैन पार पड़ी। वो हंसा, ये है फ्यूचर का वाटर स्नेक लीजन का लीडर वैंग जिन एक्से। सांप को अपने ही जाति के लोगों को खाते देख टुडैन बोला, हाँ तो ऐसे सरवाइव करती है तू। उसने अपनी पिछली लाइफ याद की जब इस सांप ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी। एनेजनेट लॉगॉन को खाया था और लगभग उसे भी निगल गया था। टुडैन थोड़ी देर शांत रहा, फिर बोला, एक हफ्ते में जब बाढ़ आएगी तो ये सांप बदलना शुरू कर देगा। पता नहीं कितना अपने पूर्वजों की तरह इवॉल्व होगा। अगर हम आईसी रोक नहीं पाए तो अर्थ बहुत बड़ी मुसीबत में होगी। उसने महसूस किया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सांप इंटेलेक्ट के मामले में थोड़ा इवॉल्व हो गया है। लगता है मुझे इसे होशियार रहना होगा। वैंग जिन एक्से के बारे में सोच रहा था कि अचानक टुडैन को दरवाजे के बाहर तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। अजनबी लोग हथियार लिए वहां आए। टुडैन को देखते ही वो अलर्ट हो गए। टुडैन ने अपनी आंखें छोटी की और ठंडी आवाज में बोला, कौन है वहां? बाहर गंडन का चेहरा बिगड़ा हुआ था। वो दीवार के पीछे छिपे थे और जोर से धमका रहे थे, बाहर आ। हम जानते हैं तू अंदर छुपा हुआ है। उनकी बातें एग्रेसिव थी, पर वो अंदर से डर रहे थे और पसीने छूट रहे थे। अंदर से टुडैन ने ठंडे होकर जवाब दिया, ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। मैं तुम लोगों से डिस्टर्ब नहीं हो सकता। लेकिन उसने अभी बात पूरी नहीं की थी कि दरवाजे के बाहर एक फिगर दिखा जिसे वो चौंक गया। है एक सिल्वर हेयर्ड लेडी बहुत तेजी से गंडन के बीच घुस गई। पता चला वो तो टुडैन को नहीं बल्कि उस लड़की को टारगेट कर रहे थे। गुंडे घबरा गए, चिल्लाए, ओह वो गंदी औरत यहाँ छुपी है। लीडर ने इशारा किया और सब उसकी तरफ लपके और सिल्वर हेयर्ड लेडी ने पहले अटैक किया, ऐसी स्पीड से कि डर लग जाए। उसने एक का गाला मोड़ दिया, दूसरे को अपनी जांघों में जकड़ लिया, फिर हवा में घूमकर उन्हें नीटली पाटक दिया। आखिरी वाला अभी गुण निकाल ही रहा था कि उसने उसकी गर्दन दबोच ली। वो चिल्लाया, अरे गंदी औरत। एक क्रैक की आवाज आई, गर्दन की हड्डी टूट गई और वो आदमी नीचे गिर गया। तीनों को निपटाने के बाद लेडी को अचानक टुडैन ने सर पर गुंता दी। उसने तारीफ की, स्किल तो अच्छी है। टुडैन कुछ और बोल पाता उससे पहले हायस लेडी ने तेजी से रिएक्ट किया और गुण को झटक दिया। झुकी और उससे काबू करने के लिए उछल पड़ी। लेकिन कई बार गर्दन मोड़ने की कोशिश के बाद भी उसने रियलाइज किया कि टुडैन की गर्दन स्टील जैसी सख्त थी। डर और शर्मिंदगी के साथ वो बदबदाई, ये मोड़ क्यों नहीं रही? टुडैन एक स्टैचू की तरह खड़ा रहा, यूज कोशिश करने दी। जब वो उसे काबू कर रही थी तो दोनों एक अजीब इंटीमेट पोजीशन में आ गए। लेडी घबराकर चिल्लाई, है रुको, ये क्या कर रहे हो? आखिर में टुडैन ने उससे काबू कर लिया, खूबसूरत लाल रस्सियों से बांध दिया। गुनता कर पूछा, कौन हो तुम? वो लेडी पसीने में भीगी हुई, कपड़े गीले थे, फिर भी उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। मैं शंघू स्पेशल फोर्सेस की कैप्टन बाई कैंग हूँ। मैं तुम्हें एडवाइस करती हूँ कि सही बिहेव करो और मुझे तुरंत छोड़ दो। शंघू नाम सुनकर टुडैन ने हल्की सी आईब्रो उठाई। शंघू? तो क्या तुम लू एक्सायो फेंग नाम के किसी को जानती हो? बाई कैंग हैरान हुई, क्या तुम लू एक्सायो फेंग को जानते हो? लू एक्सायो फेंग को काबू करने की बात याद करते हुए टुडैन ने गंभीरता से जवाब दिया, हाँ मैंने उसकी जान बचाई थी। उसके बाद बाई कैंग की कहानी सुनते हुए टुडैन ने अपना बैग खोला और ब्लैक पेपर पैन फ्राइड बीफ के लिए इंग्रेडिएंट्स निकाले और सर हाईलाइट ह्यू बोला, तो ठीक है, मैं समझ गया। उसने रेयर बीफ में फोर्क गद्या और बोला, एक और ग्रुप है जेल से भागे ह्यू लॉगॉन का, जिन्होंने स्कूल को अपना बेस बना लिया है।
उन्होंने स्टूडेंट्स को हॉस्टेज बना लिया धमकने के लिए और फिर तुम्हारे ग्रुप से हथियार छीन लिए। बाई कैंग ने लू एक्साओ फेंग के बारे में बताना जारी रखा। हाँ, बिल्कुल सही। जब ज़ॉम्बी वेव ने रेस्क्यू पॉइंट पर अटैक किया तो लू एक्साओ फेंग ने सबको पहले निकाला था। पर यूज ये नहीं पता था कि जेल से भागे ह्यू क्रिमिनल आम लोगों में घुल मिल गए थे। टैन ने पैन फ्राइड बीफ का टुकड़ा मुंह में डालते हुए बाई कैंग को देखा और धीरे से बोला, तो ठीक है, मैं सारी गलती तुम पर नहीं डाल सकता। टूडैन के सेडक्टिव तरीके से बंधे होन पर बाई कैंग को अनकंफर्टेबल फील हुआ और उसने तुरंत डिफेंड करते हुए कहा, बस अगर मेरे हाथ में हथियार हो तो ये लॉग मेयर लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके माथे पर पसीना छिनक रहा था, सिर्फ आर्टिस्टिक तरह से बंधे होने की वजह से नहीं, बल्कि टूडैन को इतना कामली स्टेक खाते देखकर भी। उसने खुद को रोका और लगभग चीखते हुए बोली, और कितनी देर तक बंध के रखोगे मुझे? खोलो मुझे। टूडैन ने बाई कैंग को देखा, एक शरारती मुस्कान के साथ, जैसे वो बॉस हो, और एक छुपी हुई बात बोलते हुए पूछा, तो फिर तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि अभी जैसे मेयर सर को अपनी टांगों से नहीं दबोगी, ठीक है? बाई कैंग ने उस खुशबूदार स्टेक को देखकर लार निकली और बोली, तो फिर मुझे भी स्टेक खानी है। टूडैन ने उसे लाल रस्सियों से कसकर बंधा हुआ देखा और मजाक करते हुए बोला, लगता है अभी तो तुम खुद को खोल भी नहीं पाओगी। लेकिन कुछ ही पाल में उसने तेजी से रस्सी खोली और बाई कैंग को आजाद कर दिया। अपने स्पेशल डायमेंशन से टूडैन ने एक स्नाइपर राइफल निकाली और बाई कैंग को देते हुए कहा, मेरा भी अपना काम है, इसलिए मैं तुम्हारी ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता, बस थोड़ी फायर पावर दे सकता हूं तुम्हें। फिर वो चल दिया, अलविदा कहता हुआ, जल्दी जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। टूडैन को वैसे भी दूसरों के मामलों में घुसना पसंद नहीं था। अगर कोई यूज टैंग नहीं करता तो वो खुद से एक्शन नहीं लेता। उसका मेन एम अभी एक हफ्ते तक वेट करना था जब बेड फ्लड्स आएंगे, ताकि वैंग जिन एक्से डेवलप हो सके और फिर उसे मारकर उसका कोर निकल सके। बाई कैंग ने गुनली और मन ही मन सोचा। उसने रियलाइज किया कि टूडैन बुरा इंसान नहीं था और अगर उसकी हेल्प मिलती तो उसका प्लान ज्यादा इजीली सक्सेसफुल हो सकता था। उसने उससे आवाज दी, मैं ऊपर अटैक करने का प्लान कर रही हूं, उनके ठिकाने पर। सिर्फ ऐसे ही हम लूट हुआ सामान वापस पा सकते हैं और तभी हम यहाँ फंसे ह्यू लॉगॉन को इस माहौल में जिंदा रहने में मदद कर सकते हैं। प्लान की पीठ देखते हुए बाई कैंग ने हिचकिचते हुए दिल में उम्मीद के साथ बोला, तो फिर हो सकता है हम सिर्फ एक ही बार मिल रहे हैं, इसलिए। उसने अभी बात पूरी नहीं की थी कि टूडैन ने यूज बीच में काट दिया। मिलिट्री सप्लाईज जैसे कुछ याद आया हो, वो अपने बैकपैक की तरफ पैर था और चलते हुए बोला, एक मिनट रुको। एक जादूगर की तरह टूडैन ने अपने छोटे से बैकपैक से एक लंबी मोटी स्नाइपर राइफल निकाली, जिसे बाई कैंग चुप हो गई, आंखें बड़ी हो गई उसकी। गुण निकालते हुए उसने एक्सप्लेन किया, लू एक्साओ फेंग मेयर लिए दोस्त जैसा है, इस बार मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सीन यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग में शिफ्ट होता है, जहां से टूडैन ने ग्रेजुएशन की थी। जेल से भागे हुए मुजरिमों का ग्रुप यही कायम था। पीछे मेल स्टूडेंट्स को कांस के बंधा हुआ था, उन्हें हॉस्टेज बनाया गया था। लीडर गुस्से वाले चेहरे के साथ दो फ्लर्टिंग लड़कियों के बीच बैठा था और अभी स्काउटिंग से लौटते हुए अपने अंडरलिंग से पूछा, बाहर सब कैसा है? अंडरलिंग बड़े भाई के डर से कांपते हुए हिचकिचते हुए बोला, बड़े भाई, सब भाई लोग बाहर रेडी हैं और इंतजार कर रहे हैं। हम डॉर्मेट्री में छिपे सब लोगों को पकड़ लेंगे। लीडर ने दांत दिखाते हुए ठंडी हंसी हंसी, बहुत खूब। जो बात ना माने उन्हें आगे भेज दो कैनन फॉडर बनने के लिए। अगर वो ना माने और मरना चाहे तो उन्हें खत्म कर दो। जब वो भागे हुए मुजरिम अपनी बर्बादी के प्लान बना रहे थे, टूडैन अचानक वहां आया और दरवाजा तोड़ दिया। उसके अचानक एक्शन से सब हैरान रह गए, जैसे उन पर ठंडा पानी डाल दिया हो। अंदर कदम रखते ही टूडैन ने ठंडे होकर बोला, माफ करना, यहाँ सब लोग मीटिंग कर रहे हैं क्या? अंडरलिंग्स हैरन और डेयर ह्यूडा, जिसने अभी रिपोर्ट दी थी, टूडैन को बिना परमिशन अंदर घुसते देख गुस्से से उसकी तरफ उंगली उठाई और चिल्लाया, तू कौन है बी? अंदर कैसे आ गया? बाहर 20 से ज्यादा लोग गार्ड कर रहे हैं। अंडरलिंग्स के गुस्से वाले चेहरे देखकर टूडैन धीरे धीरे आगे बढ़ा, हाथ जेब में डाले और शांत होकर बोला, है? तुम लोग पूछ रहे हो मैं अंदर कैसे आया? उसने हाथ उठाया इसके दम पर। अंडरलिंग अभी अपना मुंह खोलने ही वाला था कि उसका सर अचानक गायब हो गया, खून चरण तरफ फैल गया, सबकी आंखों में डर था। भागे हुए मुजरिम कांप रहे थे, चीख रहे थे, उनके चेहरे डर से सेफ्ट पैट गए थे उस अजीब नजरे को देखकर।
लीडर की आंखें बड़ी हो गई, वो हकलाया, अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? इसने अभी अभी उसके सर की तरफ इशारा किया था, उसका सर गायब कैसे हो गया? टुडैन ने आगे की तरफ उंगली की और ठंडे होकर वार्न किया, एक और बार हिले तो सीधे ऊपर पहुंच जाओगे। लीडर के चेहरे पर नस से फूल गई थी, पसीना छूट रहा था। उसने दांत पीसते हुए गुराया, यंग मैन, अब और गेम्स मैट खेलो। पिछले पाल में जैब अंडरलिंग को मारा गया था। बाई कैंग ने अपने स्नाइपर पोजीशन से ट्रिगर दबाया और ईयरपीस पार कंफर्म किया, टारगेट एलिमिनेटेड। से पहले टुडैन और बाई कैंग ने अच्छे से प्लान बनाया था। टुडैन ने खुद को एनिमी एरिया में घुसने के लिए ऑफर किया था, जबकि बाई कैंग लैब बिल्डिंग से स्नाइपर राइफल से सपोर्ट दे रही थी। वो स्कोप से देखती रही और चिंता से टुडैन को रिमाइंड किया, टुडैन, कमरे में बहुत सारे भागे हुए मुजरिम हैं। तुम बहुत डेंजरस सिचुएशन में हो। उन्हें जोर देकर कहा, तुम्हारा अकेले एनिमी के ठिकाने में घुसना बहुत रिस्की है। बाई कैंग को याद आया जैब टुडैन ने प्लान प्रपोज किया था। उसने सिर्फ यूज दूर से सपोर्ट डीन को कहा था। उसने कहा था, तुम बस ये स्नाइपर राइफल लो और सामने वाली बिल्डिंग में जाकर मुझे सपोर्ट दो। मैं सीधा वहां जाऊंगा और दुश्मनों को बाहर निकलूंगा। जब मैं किसी एनिमी की तरफ इशारा करूं, तो तुम उन्हें निपटा देना। सोचकर बाई कैंग को पछतावा हुआ, मैं सच में मान गई थी। उसके साथ अपने पार्टनर को बचाने वाली चीता की तरह वो पूरी ताकत से सीधिया उतरी और ईयरपीस पार गुराई, टुडैन, टाइम खरीदने की कोशिश करो, मैं अभी तुम्हें बचाने आ रही हूँ। जब बाई कैंग जल्दी में थी, ईयरपीस में लीडर का ऑर्डर गूंजा, मार डालो इस बच्चे को। बाई कैंग ने दांत पीस गाली दी, धिक्कार है, बहुत देर हो चुकी है। वो और तेजी से भागी, आंखें लाल थी, चीखती हुई, कमीने। सोचकर कि तो दैन अपने पूर्वजों के पास चला गया होगा, उससे आस बेवकूफ प्लान पार अग्री करने का पछतावा हुआ। जैसे ही वो भागे हुए मुजरिमों के एरिया में पहुंची, बाई कैंग ने गुन उठाई, यूज कमरे में ताना और गुस्से से चिल्लाई, टुडैन, मैं तुम्हें बदला दिलाने आई हूँ। लेकिन सामने का नजारा उसके इमेजिनेशन से बिल्कुल अलग था। सारे भागे हुए मुजरिम, लीडर से लेकर अंडरलिंग्स तक, इधर उधर पड़े थे, जबकि टुडैन अभी भी बेहोश लीडर की गर्दन पकड़े हुए था, यूज ऊपर उठाए हुए था और शांत होकर बोला, तुम देर से आई। यहाँ एक भी मिलिट्री सप्लाई नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग को साफ करने के बाद टुडैन ने गंडन को पटका और सारा सामान अपने स्पेशल डायमेंशन में जमा कर लिया, जैसे कोई मंक जंग का माल जमा करता है। उसने सामने खड़े लोगों को ठंडे होकर अनाउंस किया, यहाँ का सारा सामान फिलहाल मैं रख रहा हूँ। बाद में अगर तुम लोग जिंदा रहे और थोड़ा ईमानदारी से जियोगे, तो क्या पता मैं खुश होकर। आधा जिंदा आधा मारा हुआ टुडैन उसकी गर्दन को हल्के से सहला रहा था, उसका शहर हवा में झूल रहा था। वो हाँफते हुए अपनी आखिरी सांस से धमकने की कोशिश कर रहा था, मिस्टर टुडैन, तुम मुझे मार नहीं सकते, वरना मेरे पीछे खड़ा इंसान तुम्हें छोड़ेगा नहीं। उसने सोचा था कि डेथ रो कन्विक्ट होने का मतलब है वो सबका बाप बन सकता है, पर टुडैन से मिलकर वो लिटरली डेथ रो कन्विक्ट बन गया। टुडैन ने हाथ कास दिया, लीडर की गर्दन से क्रैक की आवाज आई, उसकी धमकी उसकी आखिरी इच्छा बन गई, जैसे उसे पूर्वजों से मिलने की तैयारी हो रही हो। टुडैन, चेहरा बर्फ जैसा ठंडा, बोला, फिक्र मत कर, वो लोग भी बहुत जल्द तेरे साथ ही होंगे। अभी की बात करें तो बाई कैंग, जो सामने वाली बिल्डिंग से टुडैन को बचाने के लिए भागी थी, उसने एक अनबिलीवेबल नजारा देखा। डेथ रो कॉन्विक्ट्स इधर उधर पड़े थे, जबकि टुडैन कामली आखिरी वाले को निपटा रहा था। वो हैरानी से हकलती हुई बोली, क्या ये सब लोग तुमने मारे हैं? टुडैन ने झट से बात पलट दी, मैं तो बस रेगुलरली एक्सरसाइज करता रहता हूँ और इस एरिया में सारा सामान खत्म हो चुका है। ये लोग शायद इतने भूखे थे कि थक चुके होंगे। बाई कैंग ने एक्सप्लेनेशन सुनी, सर हिलाया, अपोकैलिप्टिक सेटिंग में सब कुछ पॉसिबल लग रहा था, लेकिन अपनी क्यूरियस नेचर और शंघू टीम मेंबर की जिम्मेदारी के चलते उसने फिर भी पूछा, क्या सच में कोई और है यहाँ जो उनका सामान चुरा सकता है? अगर यहाँ सारा सामान खत्म हो गया है तो बाकी स्टूडेंट्स का क्या होगा? टुडैन ने जवाब नहीं दिया, बस गहरी सोच में डूब गया, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपने स्पेशल डायमेंशन से कुछ सप्लाईज उनके साथ शेयर करूंगा, पर पहले देखना होगा वो कैसा परफॉर्म करते हैं। ये स्कूल जहां टुडैन पढ़ा था उसके लिए इतना फेमिलियर था जैसे उसके दिमाग में एक नक्शा बना हो। डेथ रो कॉन्विक्ट्स को निपटा कर उसने काफी इंफॉर्मेशन निकल ली थी। वो पहल था, दरवाजे से बाहर निकला और बाई कैंग से बोला, चलो अब हम डॉर्मेट्री चलते हैं। बाई कैंग हैरानी से पूछा, क्या अभी गर्ल्स डॉर्मेट्री क्यों?
सवाल पूछते हुए वो तो डैन के पीछे तेजी से भागी। उसने हल्की सी नजर डाली और एक्सप्लेन किया, अभी अभी जब मैं अपना काम कर रहा था तो मैंने पूछ भी लिया था। लू एक्सायो फेंग और बाकी स्टूडेंट्स सब अस एरिया में इकट्ठे हुए हैं। सीन अंदर उस कमरे में शिफ्ट होता है जहां टुडैन ने अभी अभी कॉन्विक्ट्स की गैंग को निपटाया था। नीचे लाशें हवा में लटक रही थी, जैसे एक औरत की बॉडी अचानक हिली और एक अजीब सी आवाज आई। उस औरत ने अपनी आंखें खोली। उसकी नजर में एक अजीब सा जादू था, जैसे उसने शुरू से एंड तक सब कुछ देखा हो। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग के बाहर एक डेथ रो कॉन्विक्ट दिखा। उसके चेहरे पर आयरन मास्क था जो उसके दांतों को ढक रहा था और उसका हेयर स्टाइल एक स्ट्रीट बर्निंग बैड बॉय जैसा था। ये था गैंगया, एक नया नया भागा हुआ कैदी। हाथ जेब में डाले आराम से चलते हुए गैंगया ने अपनी जुबान से एक आवाज निकाली और अननॉयड होकर बोला, लगता है वो छोटा बच्चा फिर से बाहर नरक मचाने चला गया है। बिल्डिंग में घुसते ही उसने ठंडे होकर बोला, पता नहीं मारा या नहीं अभी तक। कुछ देर बाद कुओंग नहा के बंदे हर जगह ढूंढ रहे थे। उन्हें एक लड़की चैट से लटकी हुई मिली। चिल्लाए, रिपोर्ट मिल गई भाई, कैप्टन अभी जिंदा है। वो लड़की उलझे हुए बालों, सेडक्टिव फिगर, आधा डाका आधा खुला चेहरा और ढेरों निशानों से भरी, वही टीम की कैप्टन थी। कुओंग नहा उसकी परवर्टेड पसंद जानते हुए जल्दी नहीं की चिंता करने की, बस चुस्की ली। टीएसके, कितना अफसोस है। कुओंग नहा के लापरवाह रवैये को देखकर उसके बंदे जल्दी से चिल्लाए, जल्दी कैप्टन को नीचे उतरो। एक ने झट से रस्सी काटी। अपने बट मसल्स को फ्लेक्स करते हुए धीरे से उसे नीचे उतरा। जमीन पर आते ही उसने कुर्सी पर हाथ रखे। खादी हो गई। उसका शरीर कमजोर था लेकिन फिर भी शांति बनी हुई थी। उसने कुओंग नहा से कहा, ये तो बस मौत के साथ एक छोटा सा खेल था कुओंग नहा। अभी मुझे तुम्हारी तरफ से कंफर्ट और केयर चाहिए। कुओंग नहा ने तुरंत पीठ के पीछे से कांटों वाली रस्सी निकाली, आंखें छोटी की, एक अजीब मुस्कान दी। ऐसा है क्या? जिन भाइयों ने ये सीन देखा वो समझ गए होंगे कि कैप्टन ना, जिसे अब्यूज होना पसंद है, दर्द में खुशी मिलती है। कुओंग नहा एक समझदार साथी की तरह दीदी ना के शेर पार लगातार कोड़े बरसाए। दर्द के बावजूद वो खुशी से भरी थी, जैसे एक अजीब संगीत हो। कुओंग नहा खुश होते हुए धीरे से पूछा, और अब काफी बेहतर लग रहा है ना? कुओंग नहा ने यूज ठीक होते देखकर पूछा, तो पक्का तुमने देख लिया होगा, है ना? उसने दीदी ना को अपने ऊपर बैठने दिया। वो मस्ती में डूबी हुई थी। कुओंग नहा ने ध्यान से पूछा, कौन है वो जिसने मेरी सप्लाईज चुरा ली? ना दीदी जुबान से निकलते लफ्ज, आंखें बंद करके वो कुछ भी बोलती जा रही थी, अजीब सी बातें, जैसे कोई भूत प्रेत हो या कोई शैतान। होश में आने के बाद वो एकदम खामोश थी, ठंडी पैट गई थी। तोशेन। सीन शिफ्ट होता है गर्ल्स डॉर्मेट्री में, जहां तोशेन और बाई चंग की मुलाकात होती है लू जियाओफेंग और बाकी स्टूडेंट्स से। लू जियाओफेंग को जख्मी देखकर बाई चंग घबराकर चीखती है, जियाओफेंग ये क्या हुआ? तुम्हें चोट कैसे लगी? लू जियाओफेंग मुस्कुराकर उसे तसल्ली देता है, कैप्टन बाई, मैं ठीक हूँ। आपको सही सलामत वापस देखकर बहुत अच्छा लगा। उसने अपने पेट के जख्म को पकड़ा और तोशेन को शक की नजर से देखते हुए कहा, तोशेन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाई चंग ने समझाया, इन्होंने कहा कि ये तुम्हारे सेवियर है। तोशेन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और लू जियाओफेंग की तरफ पलटकर बोला, ओ जियाओफेंग, तुम्हारा जख्म तो काफी सीरियस लग रहा है। लाओ मुझे तुम्हारा जख्म देखने दो। लू जियाओफेंग ने पट्टी उतारी और बताया, असल में ये सिर्फ एक मामूली खर्च थी। शुरू में तो इतना कुछ नहीं लगा, लेकिन पता नहीं क्यों ये जख्म दिन भी दिन और बिगड़ता गया। तो शेन ने उसके खराब होते जख्म को देखा, अपनी थोड़ी सहलाते हुए सोचा और कंफर्म किया कि ये थाओ ट्राइब का काम है, वही इंसान खाने वेल क्रीचर्स। उनके पंजों में जहरीला बैक्टीरिया और कोरोसिव वायरस होता है। अगर टाइम पार दवा ना ली जाए तो जान भी जा सकती है। लू जियाओफेंग मौत से बेखौफ शांत दिखता है, लेकिन फिर भी हिचकिचते हुए बोला, लेकिन इस वक्त दवा एक बहुत हाई रेयर रिसोर्स है, इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। बस मुझे ये लग रहा है कि अगर मैं ऐसे ही मर गया तो मुझे बहुत अफसोस होगा। जब लू जियाओफेंग अभी भी सोच में पड़ा था तो शेन ने अपने मैजिकल बैकपैक से कुछ दवा की डब्बियां निकाली और उसके चेहरे के सामने करते हुए बोला, ये लो, इतनी काफी होगी। लू जियाओफेंग हैरान रह गया, चकित था। बाई चंग भी तो शेन की इस जेनरोसिटी को देखकर डांग रह गई और पूछा, ये इतनी सारी दवा आपके पास कहाँ से आई? शेन ने बेपरवाही से जवाब दिया, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैं ही तो इसका सेवियर हूँ।
उसके दिमाग में पिछली जिंदगी की यादें घूमने लगी। एक ऐसे शख्स की याद आई जिसके पास अनोखी शक्तियां थी, जिसे फेंग शेन के नाम से जाना जाता था, जिसका स्ट्रैटेजिक माइंड न्यूक्लियर बॉम्ब से भी तेज था। तो शेन ने मन में सोचा, अगर लू जियाओफेंग वही इंसान है तो ये इन्वेस्टमेंट कभी लॉस में नहीं जाएगी। लू जियाओफेंग के ईमानदार और धार्मिक स्वभाव को देखते हुए तो शेन को यकीन था कि ये एक वर्दी बेट है। तो शेन से हीरो से भी कीमती मदद मिलने पर लू जियाओफेंग उसके एहसानमंद तो था, लेकिन उसके मन में अभी भी सवाल थे। उसने पूछा, अब मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम सिर्फ मुझे दवाडीन के लिए यहां नहीं आए हो। बताओ तुम यहाँ किस लिए आए हो? तो शेन का चेहरा बर्फ जैसा था, बिल्कुल इमोशनलेस। उसने ठंडी आवाज में वार्न किया, यहाँ मौजूद सभी लोग, महाप्रलय आने वाला है, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, इवैक्यूएट हो जाओ। एक प्रॉफिट की तरह उसने समझाया कि एक्सट्रीम गर्मी के कारण ठंडे इलाकों के ग्लेशियर्स पिघलने वाले हैं, जिसके चलते नमक का पानी हर जगह फैल जाएगा और उस वक्त ये पूरा स्कूल महाप्रलय में डूब जाएगा। तो शेन की बातों से सब हैरान और कंफ्यूज, आधे विश्वास में आधे शक में, जैसे उनके सामने कोई मिस्टेरियस प्रोफेसी हो। बाई चंग ने शक भरी नजरों से देखते हुए हिचकिचते हुए पूछा, महाप्रलय अभी? ठीक उसी वक्त एक विलन एंट्री मारती है, फैंग टिंग। तो शेन की ओल्ड क्लासमेट यूज पहचानते ही उसने सोचा कि तो शेन कोई साजिश कर रहा है। अपने सीने पर हाथ रखकर गुस्से से उसने प्रोटेस्ट किया, क्या बकवास है ये? कहां से आएगा महाप्रलय? तुम बस इस स्कूल के रिसोर्सेस पर कब्जा करना चाहते हो। शेन ने उसकी तरफ नजर उठाई और तुरंत पहचान गया फैंग टिंग को, जो उसकी बैचमेट थी, एक रिच किड और कॉलेज की फेमस फेमिनिस्ट जो हमेशा लड़के और लड़कियों के बीच डिवीजन क्रिएट करती थी। उसने मन में सोचा, उसकी आंखों में कोल्डनेस थी। फैंग टिंग ने तो शेन की खामोशी पर ध्यान नहीं दिया और उसके सीने से लगे बैकपैक को घूरने लगी। भूख और क्यूरियोसिटी ने उसे बेचैन कर दिया और उसने एरोगेंट टोन में पूछा, तुम्हारे उस बैग में खाना है ना? शेन के जवाब का इंतजार किए बिना फैंग टिंग अपनी रिच किड वाली आदत से उसके बैकपैक को छीनने के लिए झपटी, चीखते हुए बोली, दिखाओ तो क्या है इसमें? अगर पिछली जिंदगी होती तो शायद तो शेन बैकपैक दे देता, लेकिन अब सब बदल गया था। जो कोई भी उससे कुछ छीनने की कोशिश करेगा तो शेन यूज तुरंत एक जोर का थप्पड़ मारता। फैंग टिंग कोई एक्सेप्शन नहीं थी। उस थप्पड़ से उसका गाल सूज गया, जैसे किसी मधुमक्खी ने काट लिया हो। हाथ में अपना टूटा हुआ दांत पकड़े वो कांपते हुए पूछती है, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? ये सोचा गया था कि तो शेन के इस एक्शन का नेगेटिव रिएक्शन होगा, लेकिन फैंग टिंग पहले से ही सबकी नफरत का शिकार थी। उस थप्पड़ को देखकर आसपास के स्टूडेंट्स खुशी से झूम उठे और चीयर करने लगे, क्या मारा है? कौन कहता है वो सबका टेम्पो खराब करे? दूसरे ने कहा, एक अकेली डॉर्मेट्री का पूरा रूम कैप्चर कर लेती है, मैं तो बहुत पहले से ही उससे इरिटेट था। एक और आवाज ने कहा, हाँ उसके घर में बस थोड़े पैसे हैं तो क्या, निकालो उससे बाहर फेंको। तो शेन ने धीरे से भीड़ को देखा और फैंग टिंग को गोवा कर अपनी जुबान से क्लिक करते हुए सोचा, लगता है तुम्हारा बिहेवियर इतना भी अच्छा नहीं है। फैंग टिंग गुस्से से लाल हो गई, उसका गाल बिगड़ गया था और आंखें फाड़कर चीखी, तुम सारे नीच आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? ठीक है, अब मैं अपने पापा के पास जाऊंगी और उन्हें बोलूंगी कि वो तुम सबको खत्म कर दे। गुस्से में वो गुस्से से भाग गई, पता नहीं अपने रियल डैड को ढूंढने या शुगर डैडी को, जिसे सब लड़के हल्के से हंसने लगे। बाई चंग ने फैंग टिंग को बाहर भागते हुए देखा और चिंता से पूछा, तो शेन, ऐसे करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? तो शेन, जिसे सीधे जवाब देना पसंद नहीं था, उसने ठंडी आवाज में जवाब दिया, वो अपने पापा को ढूंढने जा रही है, क्या तुम उसे खुद रोकना चाहती हो? फैंग टिंग जाते जाते गालियां दे रही थी। इस देश के सारे आदमी कमीने और बेकार हैं, खासकर वो कमीना तो शेन। ये कभी फॉरेन जेंटलमैन से कंपेयर नहीं हो सकते। लेकिन उसे नहीं पता था कि पीछे से एक बड़ा सा हाथ बुरे इरादे से उसकी तरफ बढ़ रहा था। गैंग या तो शेन का नाम सुनते ही चुपके से उसके पास पहुंचा। एक हाथ से उसका मुंह बंद किया और दूसरे से उसे कांस के पकड़ लिया, यूज कंट्रोल कर लिया। उसकी आंखों में ईविल लुक थी। उसने दांत पीसते हुए पूछा, छोटी बेबी जल्दी बताओ, वो तो शेन कहाँ है? तो जियाओफेंग और बाई चंग से बात करने के बाद तो शेन अपने प्लान को आगे बढ़ाने के लिए निकल गया। जब वो डॉर्मेट्री से बाहर निकल रहा था, उसने मन में सोचा, लोगों को इवैक्यूएट करने का काम फिलहाल बाई चंग की टीम पर छोड़ देता हूँ।
फोन खोलकर वैंग जिनशा की फोटो देखते हुए तो शेन ने खुद से कहा, अब सबसे इम्पोर्टेंट प्लान है कि वैंग जिनशा के म्यूटेशन कंप्लीट होने का इंतजार किया जाए और फिर उससे खत्म किया जाए। पता नहीं क्या मुझे वाटर कंट्रोल की एबिलिटी मिलेगी। गहरी सोच में डूबा हुआ था कि पास की एक गाड़ी से रोने की आवाज आई, जिसे तो शेन चौंक गया। उसने देखा कि फैंग टिंग को गैंग या ने बंध रखा है, एक क्रेन से लटकी हुई थी और लगातार चीखते हुए मदद मांग रही थी। तो शेन, मुझे बचाओ। तो शेन बिना कोई इमोशन दिखाए सार्कास्टिक टोन में बोला, ओ। तो शेन को घूरते हुए जैसे उसे जिंदा खा जाएगा। गैंग या जोरदार हेस्ट हुए बोला, हाँ हाँ, मेन गैंग या हूं, एवोल्यूशन बेस से। उसने गोवा कर धमकी दी, तू ही है तो शेन। सोचा नहीं था कि तू हमारे रिसोर्सेज लूटने की हिम्मत करेगा। मैं तो समझा था कि तू कोई 3 सर वाला 6 हाथ वाला टेररिस्ट होगा। शेन ने ठंडी नजरों से देखा और पलटकर पूछा, तो तू एवोल्यूशन बेस का आदमी है? गैंग या ने ट्रक के कंटेनर पार थपथापते हुए कंफर्म किया, हाँ। और क्योंकि ये हमारी पहली मुलाकात है तो मैंने तेरे लिए एक वेलकम गिफ्ट भी तैयार किया है। उसने कंटेनर का लॉक खोला और दरवाजा धकेल दिया। अंदर से म्यूटेट्स की भीड़ लाल आंखों के साथ गुराते हुए बाहर निकलने लगी। गैंग या ट्रक की छत पर खड़ा था, म्यूटेट्स की तरफ इशारा करते हुए चैलेंज किया, तो मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, क्या तू मरने के लिए तैयार है? तो शेन और गैंग या के बीच की लड़ाई ने बहुत शोर पैदा किया, जिसे गर्ल्स डॉर्मेट्री में बाई चंग और लू जियाओफेंग चौंक गए। बाई चंग ने चिंता से कहा, ये तो शेन जिधर गया था उसी तरफ से आवाज आ रही है। वो तो शेन और लू जियाओफेंग के जख्म दोनों के लिए चिंतित थी। उसने हुक्म दिया, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। जियाओफेंग, तुम यहाँ सबकी सेफ्टी इंश्योर करो। लेकिन लू जियाओफेंग तो शेन का एहसानमंद था। उसने पूरे यकीन से कहा, नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। लड़ाई की तरफ वापस आते हैं। गैंग या ट्रक की छत पर जोरदार हंस रहा था, जिंदा लशों को तो शेन की तरफ बढ़ते हुए देखकर। फैंग टिंग क्रेन से लटकी हुई थी। गैंग या ने यूज टीज करते हुए कहा, तो शेन, ये लड़की तुम्हारी क्लासमेट है ना? मैं तुझे एक मौका देता हूँ हीरो बनने का, इस सुंदरी को बचाने का। बस तू घुटने टेक कर माफी मांग और मैं इस लड़की को छोड़ दूंगा। तो शेन ने अपनी थोड़ी पर हाथ रखा और सोचा, असल में इसे बचाना कोई बुरी बात नहीं है। कुछ मिनट पहले हाई फैंग टिंग को थप्पड़ मारने के बाद अब उसने अपना टोन बादल कर एम्पैथेटिक बनाया, जिसे उसे उम्मीद मिली। वो चीखी, सच में? तो शेन, तुम तो बहुत अच्छे हो। तो फिर जल्दी से घुटने टेको और मुझे नीचे उतरो। लेकिन तो शेन ने ऊपर देखा और ठंडी आवाज में बात काटी, लेकिन एक प्रॉब्लम है। फैंग टिंग कंफ्यूज हो गई। क्या प्रॉब्लम है? अभी तो तुमने कहा था कि तुम मुझे बचाओगे। मैंने अपने कानून से सुना है कि तुम मुझे बचाओगे। जब यूज रियलाइज हुआ कि तो शेन मजाक कर रहा है, वो गुस्से से फट पड़ी। उसकी आंखों में खून उतर आया। तुमने खुद कहा था कि तुम मुझे बचाओगे, अब पलट रहे हो अपनी बात से। क्या तुम एक इंसान हो भी या नहीं? तो शेन को उसकी बात याद आई जिसमें उसने इस देश के आदमियों को गालियां दी थी। उसने सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहा, ये कोई बात नहीं है। मैं डेफिनेटली एक इंसान हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बचाने के लायक नहीं हूँ। क्यों ना मैं अनफॉरेन जेंटलमैन से कांटेक्ट करूं और देखूं कि वो तुम्हें बचाने के लिए अग्री करते हैं या नहीं। तो शेन की बातों से फैंग टिंग गुस्से से कांप उठी, पसीना निकलने लगा और उसकी आंखों में गुस्सा था। तो तुम ऐसे इंसान हो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें कमीना और नीच कहा। एक छोटी सी बात पर तुम मुझसे ऐसे बदला लोगे? वो चीखी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे सॉरी बोलूंगी और फिर कमीनों की तरह तुमसे बचाने की भीख मांगूंगी? सच तो ये है कि तुम एक लो क्लास, नीच, बेकार आदमी हो। मुझे तुम जैसे लो क्लास आदमी की हेल्प नहीं चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वो नीचे देखती तो शेन ने पिटी करते हुए नीचे इशारा किया और मुस्कुराकर बोला, और ऐसा है। होप करता हूं कि थोड़ी देर में तुम्हें अपनी हर एक बात याद रहेगी। फैंग टिंग अपनी सेक्सी बॉडी के साथ। गैंग या ने उसे एक टैटर्ड ड्रेस पहनाई थी और वो जिंदा लशों का टारगेट बन गई। वो एक दूसरे पर चढ़ते हुए यूज काटने लगे, बहुत दर्द में। फैंग टिंग चीखी, आ, बचाओ, बचाओ। तो शेन, मैं गलत थी, मैं गलत थी, जल्दी मुझे बचाओ। गैंग या जोरदार हेस्ट हुए। तो शेन की तरफ इशारा किया, हाँ हाँ, तू तो सच में ऐसा इंसान है जो मौत को देखकर भी मदद नहीं करता। लेकिन कोई बात नहीं, आखिर में तो तुझे भी इस लड़की के साथ जाना ही पड़ेगा। अब मैं तुझे अपनी एवोल्यूशन बेस की टेक्निक दिखता हूँ।
उसने एक लिक्विड जार निकला जो मेकअप पाउडर जैसा लग रहा था। यूज अपने चेहरे पर लगाते ह्यू ब्रैक किया, बस मैं ये पाउडर अपने ऊपर लगा लूं तो नीचे वाले जिंदा लैश मॉन्स्टर मेयर कंट्रोल में आ जाएंगे। तो शेन एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ सार्कास्टिक स्माइल देते हुए बोला, और तू तो अपने चेहरे पर राख लगा रहा है, ये तो सच में काफी यूजफुल है। मुझे लगता है इसे वो जिंदा लैश तुझे अपना जैसा समझ लेंगे। तो शेन की बात से गैंग या का लो आईक्यू हिट हुआ। वो कंफ्यूज हो गया, पसीना छूटने लगा और अपने लगाए ह्यू पाउडर को देखते हुए हकलते हुए बोला, आ राख? क्या राख? घबरा कर उसने थूका। पीफू, आ कितना गंदा है, एक मासूम बच्चे की तरह जिसे प्रैंक किया गया हो। गैंग या गुस्से से भर गया और चीखा, मदरफर, तुम सब आ जाओ, उस टुकड़े टुकड़े कर दो। जिंदा लशों ने गुराते हुए तो शेन की तरफ चार्ज किया। वो शांति से डिफेंस स्टांस में आ गया, अपने हाथ क्रॉस किए जैसे ब्लैक पैंथर वकंदा। अपनी स्पेशल एबिलिटी का उसे करते हुए उसकी हथेलियों से डू शार्प सोर्ड्स निकल आई, एक क्लोज कॉम्बैट असैसिन से पलक झपकते ही तो शेन वन पीस के ज़ोरो जैसा स्वॉर्ड्समैन बन गया। वो जिंदा लशों के बीच तेजी से घूमा, तलवार से उनके सर, गर्दन, सीने, हाथ पैर काटने लगा, एकदम कूल स्टाइल में जैसे कोई फ्लाइंग फीनिक्स डांस कर रहा हो। इस परफॉर्मेंस के बाद तो शेन धीरे से जमीन पर उतरा। गैंग या ने सोचा तो शेन खत्म हो गया। उसने कंटेम्प्चुअसली कहा, ये कमीना लड़का मरने वाला है और फिर भी मेरे सामने नाटक कर रहा है। लेकिन जब उसने देखा कि जिंदा लैश खामोश खादी है और तो शेन अचानक उसके सामने आ गया, वो चौंक गया। हाँ, तू यहाँ कैसे पहुंच गया? बाई चंग और लू जियाओफेंग लड़ाई वाली जगह पर दौड़े तो शेन को जिंदा लशों से घिरा हुआ और गैंग या को अग्रेसिव देखकर चिंतित हो गए। बाई चंग ने घबरा कर कहा, ओह नो। तो शेन, उसने गैंग या की तरफ देखा और घबरा कर कहा, वो तो घिर चुका है। गैंग या तो शेन के प्रैंक से गुस्से में पागल हो गया, चीखा, तुम सारे वहां क्या कर रहे हो? जल्दी से यहाँ आ जाओ अभी। तो शेन ने अपने कपड़े झाड़े और शांति से बोला, और कोशिश मत करो, सब बेकार है। मेरी तलवार के वोर अब असर दिखा रहे हैं। जिंदा लैश धीरे धीरे गिरने लगी, उनके शर बिखर रहे थे। तो शेन ने समझाया, क्योंकि तुम बस अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। गैंग या ये देखकर शॉक्ड था, उसकी आंखों में खौफ था। ये क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है? और बात करना बेकार समझकर तो शेन ने अपनी स्पेशल एबिलिटी एक्टिवेट की, उसके अंदर गया और गैंग या के पीछे आ खड़ा हुआ। उसने ठंडी आवाज में कहा, वैसे तो मेरा तुम्हारी एवोल्यूशन बेस से कोई कांटेक्ट रखने का इरादा नहीं था। उसने गैंग या का चेहरा कास के पकड़ लिया और उसका सर हिलने नहीं दिया। गैंग या घबरा गया। तो शेन ने याद दिलाया, लेकिन तुमने ही तो जिद की थी कि मुझे मारने आओगे। उसने पूरी ताकत से गैंग या का सर खींचते हुए कहा, तो फिर मैं तुम्हारी इस कुत्ते जैसी जिंदगी को नहीं बचा सकता। गैंग या दर्द से चीखा, उसकी आंखें लाल थी। तू क्या कर रहा है? रुक जा। तो शेन ने एक डर भरी मुस्कान दी और जोर से खींच दिया, जिसे गैंग या की गर्दन टूट गई और उसका गाला बुरी तरह फट गया। ये सीन थोड़ा डरवाना है, कमजोर दिल वाले भाई लोग थोड़ा स्किप कर लेना। बाई कैंग सुशेन को अनज़ॉम्बीज और गैंग या से निपटते देख हैरा था। उसने सोचा, उस बंदे को पाल भर में खत्म कर दिया, पहले भी तो वही किया था। ये कोई मामूली बात नहीं है, सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग से तो ये सब पॉसिबल नहीं। ये बंदा आखिर है क्या चीज? कौन सा मॉन्स्टर है ये? सुशेन, एक हाथ में गैंग या का सर और दूसरा हाथ जेब में डेल, बिल्कुल ठंडा होकर। ऐसे छोटे मोटे एनिमीज से निपटने के लिए शायद मुझे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। अगर मेरे पास कोई पावरफुल असिस्टेंट होता तो और बेहतर होता। सीन बदलता है लुचंग सिटी के होटल में, जहां ठंडी हवा पानी की नामी लिए अंदर आ रही थी। प्रेसिडेंशियल स्वीट में या लिन अभी तक उस एहसास से बाहर नहीं आई थी। सुशेन ने उसे पूरी रात टीज किया था। उसका मुंह खुला था, जैसे अभी भी सुशेन के टॉर्चर का सपना देख रही हो। या लिन हाफ रही थी, एक हाथ नीचे था। नहीं प्लीज, कहते हुए वो सडनली जाग उठी। उसके गाल लाल थे, पसीना बह रहा था। उसने घबराकर सुशेन का नाम लिया। उठते ही उसका चेहरा सुर्ख लाल था। वो चीखी, मुझे छोड़ के मत जाओ। या लिन अपनी पतली नाइट गाउन में, जो उसके भीगे बदन से चिपकी थी, हाफ रही थी, जैसे किसी भयानक सपने से जागी हो। कैसा सपना? अरे भाई लोग, अभी तक जो देखा उसके बाद तो तुम खुद हाई इमेजिन कर सकते हो, है ना? हाँ हाँ। या लिन की आंखों में थकान थी। वो हांफते हुए बदबदाई, फिर से उसी का सपना आ गया। कहाँ रह गए वो? अभी तक वापस नहीं आए। सडनली बाहर एक जोर से आवाज आई, जिसने या लिन को चौंका दिया।
वो घबराकर पलटी। उसे सुशैन के जाने से पहले कहे हुए शब्द याद आए जो उसके दिमाग में टीयर की तरह घुस गए थे। अगर तुम किसी काम की नहीं तो मेरे साथ खड़े होने का कोई हक नहीं तुम्हें। ये शब्द उसके लिए तलवार थे। या लिन जाग उठी। उसने दांत पीस कर खुद से कहा, सुशैन, मैं तुम्हारे लिए कभी बोझ नहीं बनूंगी, सपनों में खोए ना रहकर। या लिन उठी और साइड में पड़ी पिस्तौल कास कर पकड़ ली। मैं तुम्हारी सबसे बड़ी मददगार बनूंगी, उसने टाई किया। बगल के रूम से टक 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 की आवाज आई और शांति टूट गई। अपनी सेक्सी नाइट गाउन में या लिन बिल्कुल वैसी हाई लग रही थी जैसे पुलिस चोर गेम की हीरोइंस होती है, जिसे आप सब भाई लोग पक्का पसंद करते हो। हे। उसने ठंडे दिमाग से दरवाजा खोला और बाहर निकली। उसकी आंखें शिकारी चीता जैसी तेज थी। पर जब वो अंदर गई तो हैरान रह गई, वहां कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। या लिन ने इधर उधर देखा और बदबदाई, अजीब है, आवाज तो पक्का यही से आ रही थी। अचानक पीछे से एक और जोर की आवाज आई जिसने उसे घबराकर पलटने पर मजबूर किया। उसके दिल में हल्का सा डर था। उसने खुद से पूछा, ये मेरे पीछे कब से आ गया? या लिन के सामने एक हाँ बात था, दांत दिखाकर घुर्रा रहा था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। ये देखकर उसके पैर वही जम गए और पसीना छूटने लगा। वो शांत खादी थी जैसे टाइम फ्रीज हो गया हो। उसने सोचा, क्या ये मेरे पीछे से आया था? अगर यहाँ कोई होता तो वो पक्का मदद के लिए चिल्लाती। पर अब तो या लिन का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो इस अचानक आए ज़ॉम्बी से घबरा गई थी। अपनी सेक्सी नाइट गाउन में ही या लिन धीरे धीरे पीछे हटी। उसकी नजर उस दरवाने बात से नहीं हटी जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसने सोचा, ये मेरे पीछे कब से आ गया? भागने की कोशिश में वो धीरे धीरे पीछे हटी, पर अचानक उसकी बट टेबल से टकरा गई। देखा तो एक तरफ बात ने रास्ता रोका हुआ था, दूसरी तरफ कुर्सी थी और पीछे टेबल, कहीं भी हटने की जगह नहीं थी। पसीना बहने लगा। उसने खुद से कहा, ये ठीक नहीं है, मेरी पीछे तो टेबल चेयर है। जब वो भगने का रास्ता ढूंढ रही थी, या लिन की नजर उसके हाथ में पड़ी पिस्तौल पार गई। खुश होकर उसने सोचा, पिस्तौल है। सेक्सी अपीयरेंस के बावजूद वो थोड़ी क्लमजी थी। जल्दी से पिस्तौल उठाते हुए वो अनजाने में चेयर से टकरा गई और पिस्तौल टेबल पार गिर गई एक जोर से आवाज के साथ। बैट आवाज से इरिटेट होकर पागल हो गया। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी, मुंह से गंदा लार तापक रहा था और वो आवाज की तरफ लपका। या लिन उस दरवाने सीन को देखने की हिम्मत नहीं थी। वो थोड़ी सी कांपी, पर उसकी सेक्सी एस्कर्व बनी रही। बात को अटैक करते देख उसने आंखें बंद कर ली। होपलेस होकर सोचा, इस बार तो मैं पक्का मार गई। पर अजीब बात ये थी कि बात ने उस पर अटैक नहीं किया। जैसे वो ब्लाइंड हो, उसने अपने सामने खड़े टेस्टी ट्रीट को छोड़ दिया और एक झटके में चेयर को काट लिया। ये देखकर कि उसने जो काटा था वो खाना नहीं था। बात थोड़ा कंफ्यूजन में पीछे हटा और या लिन के आसपास की हवा बार बार सूंघने लगा। या लिन ने धीरे धीरे आंखें खोली और देखा कि वो जिंदा थी। बात को सूंघते देख वो धीरे से पीछे की तरफ झुकी और टेबल पार हाथ रख दिया, पर ये पोज थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, है ना भाई लोग? उसने बात की लाल आंखों को कंफ्यूजन में देखा और मन ही मन कहा, ये सिर्फ सूंघ हाय क्यों रहा है? क्या ऐसी कुछ दिखता नहीं? सच में इस बात की आंखें बिल्कुल पागल लग रही थी, जैसे उस फिल्म के एक्टर की स्वीट लैंडलेडीज यंगर सिस्टर एंड द लकी ब्लाइंड वर्कर। वो लगातार पास आ रहा था। या लिन की बॉडी की स्मेल को सूंघ रहा था। उसने पीछे हटने की कोशिश की, पर उसकी एस्कर्व्स की वजह से बचना मुश्किल हो रहा था, जैसे वो किसी अजीब नाटक में फंस गई हो। या लिन का चेहरा बिगड़ गया। उसने सोचा, एक बार तो बात गई, पर अब ये मेरे इतना करीब है। अगर हल्की सी भी आवाज की तो ये मुझे खा जाएगा। इस सिचुएशन में अब मैं क्या करूं? जब बात घुर्रा रहा था और उसकी बॉडी की फ्रेग्रेंस को सूंघ रहा था, या लिन को अचानक वो पिस्तौल याद आई जो उसके हाथ से गिर गई थी। पिस्तौल, बस वो पिस्तौल मिल जाए। उसने घूमकर अपनी बट पीछे की और पूरी बॉडी को स्ट्रेच किया ताकि टेबल पार राखी पिस्तौल तक पहुंच सके। एक ऐसा पोज बनाया जिससे आप भाई लोग का तो मुंह में पानी आ जाएगा। बस एक हाथ की दूरी थी। या लिन ने खुद को एनकरेज करते हुए बदबदाई, बस थोड़ा और। पर उसके उस इनवाइटिंग पोज में ही बात को अचानक उसकी वजह से हुई आवाज का पता चला। वो पागल हो गया, घुर्राया और उसकी तरफ लपका। या लिन चौंक गई, पलटी। बात की लाल आंखों को देखते हुए उसने मन ही मन कहा, हो गया काम। वो मॉन्स्टर
उसकी बट के बिल्कुल पीछे खड़ा था, दरवानी आवाज में घुर्रा रहा था जिसने उसे परेशान कर दिया। पर उस मौत और जिंदगी के पाल में सुशेन की इमेज और उसके कहे शब्द उसके दिमाग में घूम गए, जैसे एक आग जो उसकी विल पावर को जगा रही थी। मेयर रिसोर्सेज लिमिटेड है, मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं रख सकता कि तुम खूबसूरत हो। मॉन्स्टर के सर में एसेंस कोर ढूंढने से स्पेशल पावर मिल सकती है। मैं कोई यूजलेस इंसान को अपने पास नहीं रखूंगा। ये शब्द या लिन के प्राइड पार लगे। उसने दांत पीस, उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। वो चिल्लाई, मैं कोई बेकार इंसान नहीं हूं। उसने अपनी हाई हील से एक किक मारी, सीधे हाबात की आंख में, और हील अंदर तक घुस गई, जिसने उसे हक्का बक्का कर दिया, चाहे वो पहले से ही ब्लाइंड था। हा। उसके बाद उसने एक और किक मारी उसके सर पर। हाई हील उसके दिमाग में गहरी घुस गई। या लिन एक पैर हाबात के सर पर रखकर टेबल पार बैठी, उसकी आंखों में तेज चमक थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, चल देखती हूँ तेरे सर में वो एसेंस कोर है या नहीं। पर जब उसने अपना पैर खींचने की कोशिश की, हाबात ने अचानक उसका पैर पकड़ लिया। ब्राकर या लिन चीखी, पर उसने हार नहीं मानी। जब दुश्मन घर में घुस आए तो औरत भी लड़ती है। इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए उसने अपनी हाई हील से उसकी दूसरी आंख पर जोर से मारा। हाबात ये सह नहीं पाया और उसकी हील के सामने गिर गया। या लिन उठी, टेबल पार अपनी बट राखी और उस मॉन्स्टर को धीरे धीरे गिरते हुए देखा। उसकी नजर टेबल पार राखी एक्स पार पड़ी। वो करीब गई, एक्स कंधे पर राखी, और स्माइल करते हुए बोली, सुशेन, कितना बुरा है कि तुम अभी यहाँ नहीं हो ये देखने के लिए। मैं कोई यूजलेस इंसान नहीं हूँ। हाबात के चेहरे पार पैर रखकर उसने कंफर्म किया, चल देखती हूँ तेरे सर में एसेंस कोर है या नहीं। सीन बदलता है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, जहाँ बाई कैंग और लू जियाओफेंग सुशेन के कहने पर स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट कर रहे थे। बाई कैंग ने अपने बड़े भाई बाई मिंग से कांटेक्ट किया ताकि वो एक टीम लेकर स्टूडेंट्स को हेल्प और प्रोटेक्ट कर सके। स्नेक बायोलॉजी लैब में वैंग जिनशे, वो सांप जिस पार सुशेन की नजर थी, म्यूटेट होना शुरू हो गया। सुशेन अंदर आया, उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने सीधे सांप को देखा और कहा, अच्छा तो देखता हूं तू कितना बदल सकता है। उसने वैंग जिनशे के सामने एक पानी का टब रखा और बोला, मैंने तेरे लिए एक खास बड़ा टब पानी का तैयार किया है। सांप म्यूटेशन के बाद थोड़ा अवेयर हो चुका था। उसने कोई रिएक्ट नहीं किया और धीरे से टेबल से नीचे पानी के टब में सरक गया। सुशेन मुस्कुराया, अच्छा तो तुझे भी पता है कि पानी में जाने से ही तेरी बॉडी पूरी तरह म्यूटेट होगी। चलो अच्छा है, मुझे हाथ नहीं उठाना पड़ेगा। जैसे हाई वैंग जिनशे ने पानी को छुआ, उसकी बॉडी इंस्टेंटली बदलने लगी। उसकी पूरी बॉडी अपने ओरिजिनल साइज से कहीं ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से प्लास्टिक टब टूटने लगा, जैसे वो फटने वाला हो। सुशेन हैरान था, बस एक पाल में ये इतना बड़ा हो गया। वैंग जिनशे अपने पहले म्यूटेशन स्टेज में बिल्कुल सीधा खड़ा था। उसकी पीठ पर बड़े पंख थे और लाल आंखों से सुशेन को देख रहा था। सुशेन कॉशियस हो गया, पहले हाई स्टेज में तू इतना बड़ा हो गया। अच्छा हुआ मैं बस एक छोटा टब लाया, अगर सच में कोई फ्लड आ जाए यहाँ तो यूज कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। एक हाथ जेब में, दूसरे हाथ में स्वॉर्ड पकड़े सुशेन ने वैंग जिनशे को देखा और वार्न किया, पार अगर तू अभी मेरी बात मानता है तो मैं तुझे अपना पेट बनाने पार कंसिडर करूंगा। सांप म्यूटेशन के बाद स्मार्टर हो चुका था। उसने सुशेन की पावर को पहचाना और सीधे विंडो की तरफ भागने का फैसला किया। सुशेन हैरान था, तू भागना चाहता है? लगता है ये चीज भी अब दिमाग और समझ रखने लगी है। हाँ, अपने वेट से वैंग जिनशे ने विंडो के ग्लास को तोड़ दिया और बाहर निकल गया। सुशेन ने बिना देरी किए उसका पीछा किया और स्वॉर्ड से उसकी पीठ पर वार किया। उसने दांत पीसते हुए कहा, क्या यह है सांपों के भगने का तरीका? अफसोस तेरी स्पीड इतनी तेज नहीं कि तू बाग सेक। पर स्वॉर्ड अंदर घुसने के बजाय उसकी स्टील जैसी हार्ड स्केल्स से टकराकर दो टुकड़े हो गई। सुशेन आधी टूटी स्वॉर्ड पकड़े फ्रस्ट्रेट होकर बोला, क्या इसकी स्केल्स इतनी हार्ड हो सकती है? वैंग जिनशे ये समझकर कि सुशेन उसकी स्केल्स को पार नहीं कर सकता, पलटकर अटैक किया। सुशेन बिना डर के ऊपर उछला और अनाउंस किया, अगर स्वॉर्ड तुझ पर काम नहीं करती तो मैं तुझे अपने मुक्के से मारूंगा। उसने एक प्यार भरा पंच उसके सर पर मारा, जिसने सांप के अपर बॉडी को जोर से जमीन पर दे मारा। पर वैंग जिनशे ने हार नहीं मानी। उसने अपनी लंबी बॉडी से सुशेन को लपेट लिया, यूज कांस कर पकड़ लिया, जैसे प्यार जाटा रहा हो। कंट्रोल में आकार। सुशेन ने मुंह बनाया, इसने तो मुझे पकड़ लिया। लगता है ये काफी स्मार्ट हो गया है। सुशेन, जिसकी आंखें बर्फ जैसी तेज थी,
उसने वैंग जिनशे की रूथलेस एक्सप्रेशन देखी और धीमी आवाज में पूछा, क्या तेरा पहला अटैक सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था? तेरा असली मकसद मुझे पकड़ना था, है ना? वैंग जिनशे ने सु शेन के सवाल का जवाब नहीं दिया क्योंकि वो बोल नहीं सकता था। उसके बजाय उसने अपना दरवाना मुंह खोला, सीधे सु शेन पर निशाना लगाया और उसे पूरा निगलने की तैयारी की। और ठीक इसी पाल सीन अचंक बाई कैंग की टीम पार शिफ्ट हो गया। सु शेन का फेट बीच में लटका हुआ था, जिसकी झलक जल्द ही मिलेगी। बाई मिंग पीछे मुड़कर बाई कैंग से थोड़े मजाकी अंदाज में पूछा, दीदी वहां क्या देख रही हो? ना रुकते हुए बाई मिंग ने अपनी छोटी बहन को टीज करना जारी रखा, ये कैसा एक्सप्रेशन है? क्या तुम्हें इस हैंडसम लड़के सु शेन की याद आ रही है? बाई कैंग ने अपना चेहरा थोड़ा दूसरी तरफ किया और तेज आवाज में जवाब दिया, अगर तुम चुप रहोगे तो कोई नहीं सोचेगा कि तुम डम हो। बाई मिंग थोड़ा झिझका, उसने अपनी दीदी को गौर से देखा और फिर पूछा, क्या तुम्हें सच में वो लड़का पसंद है? और अगर वो यहाँ रुकता है तो क्या वो खुद अपनी मौत को इनवाइट नहीं कर रहा? बाई कैंग ने तुरंत सर हिलाया और यकीन से कहा, वो बिल्कुल नहीं मरेंगे। बाई मिंग ने क्यूरियोसिटी से अपनी दीदी को देखा और आईब्रोज उठाकर पूछा, तुम श्योर हो? बाई कैंग की आंखों में थोड़ी हैरानी और डर था। उसने धीरे से बताया, जब मैं उनसे पहली बार मिली थी तभी मैंने महसूस कर लिया था, वो सिर्फ पावरफुल नहीं है, उनकी गहरी, ठंडी और मिस्टेरियस आंखें जैसे कोई छुपा हुआ मॉन्स्टर हो। मुझे यकीन है हम उनसे दोबारा जरूर मिलेंगे। सीन फिर से सु शेन और वैंग जिनशे की तरफ पलटता है। जिस पाल वो मॉन्स्टर अटैक करने और सु शेन को फाड़ने वाला था, अचानक उसका एक स्ट्रॉन्ग आर्म बाहर निकला। बिजली की स्पीड से उसने उसकी गर्दन पकड़ ली। सांप का सर जोर से तड़पने लगा, पर वो उसकी लोहे जैसी मजबूत पकड़ से छूट नहीं पाया। सु शेन की पूरी बॉडी अचानक बादल गई, उसकी आंखें मौत के फरिश्ते जैसी ठंडी थी। उसने मॉन्स्टर की पीठ पर जोर से पैर मारा, उसकी आवाज गहरी और पावरफुल थी, क्या तुझे सच में लगा कि तू मुझे पकड़ सकता है? वैंग जिनशे की डर से भरी आंखों को देखते हुए सु शेन ने अपनी ठंडी आवाज में आगे कहा, सुना है सांपों का नर्वस सिस्टम इतना डेवलप होता है कि सर कटने के बाद भी वो काट सकते हैं। पर वो क्या है मेरे सामने, एक भयानक डीमन जैसी पावर के साथ? सु शेन ने बस एक हाथ से वैंग जिनशे को नीचे गिराया, एक पावरफुल ब्लो दिया और मॉन्स्टर को जमीन पर दे मारा। आवाज ऐसे गूंजी जैसे बादल गरज रहे हो, जिसने अभी अभी उठे इस जायंट बीस्ट को असली रूलर से मिलवा दिया। सु शेन पास आया, एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ी और सांप के मुंह पर पैर रखा। हल्के से पर बड़े जालिम तरीके से उसने वैंग जिनशे को अपने हाथों से डू हिसन में फाड़ दिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नए एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।